नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पर। तो आज अपन पढ़ेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी कि जीएसटी में सप्लाई होती क्या है पहले। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, फिर धीरे धीरे अपन इंटरमीडिएट एंड एडवांस ऐसे चलेंगे। तो जीएसटी पढ़ने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जो आईसीए जो सीए फाइनल के लिए एक बुक निकालता है सारांश, अपन वहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एक रिलायबल सोर्स है और एक अच्छा सोर्स है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई पहले वेट में क्या होता था कि कुछ कोई चीज़ को सप्लाई गुड्स माना ही नहीं जाता था, उसमें कहीं कोई इशू था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस बार जीएसटी आने के बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज पहले ही अलग अलग कर दिए, जिससे कि वो जो पहले वाली प्रॉब्लम हो वो ना आए, क्योंकि गुड्स पे वेट लगता था और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, तो इन दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो सप्लाई या गुड्स एंड सर्विसेज मेड फॉर एन कंसिडरेशन कि सपोज मैं आपको कोई सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, तभी उस पर सप्लाई लगेगा। हम इसमें आगे आगे रीड आउट करेंगे धीरे धीरे, तो चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आएगी। और सप्लाई जो भी है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, कि आप जो भी चीज़ ले रहे हो वो बिजनेस में यूज़ आनी चाहिए, तभी वो चीज़ का सप्लाई माना जाएगा। तो इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो ये है कि सप्लाई इंक्लूड्स, जो अपन ने अभी बात करी कि सप्लाई कंसिडरेशन कंसिडरेशन इन इन रिटर्न, कि उसके इसमें कुछ पैसा और इन काइंड्स कुछ भी मिलना चाहिए, तो वो चीज़ मानी जाती है सप्लाई। सप्लाई विद कंसिडरेशन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई बिटवीन पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर ऑफ members or constituent for cash, deferred payment or other valuable consideration. सपोज एक ट्रस्ट है, तो उसके और उसके मेंबर्स के बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। सेकेंडली, सपोज आज अपन ने एक टर्म्स किया, मैंने आपको गुड सेल किया और आपने मुझे बोला कि पैसा आप मुझे 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, या 1 साल बाद में, 2 साल बाद में देना। तो पैसा तो आज मुझे नहीं मिला कंसिडरेशन, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सप्लाई नहीं है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। और जैसे सपोज इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, की आप आउट ऑफ इंडिया में, आप इंडिया में रहते हो और आपने बाहर से किसी से सर्विसेज ली या कुछ कंसल्टेंसी ली, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके। एंड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो अभी आपने बोला कि पहले जब सप्लाई होने के लिए वो कंसिडरेशन पेड होना चाहिए, बट ये एक अलग लिस्ट है, अपन आगे इसको रीड आउट करेंगे तब अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ एक लिस्ट भी दे रखी है जो ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है, तो उन पे जीएसटी नहीं लगता, वो इस सेक्शन के स्कोप से ही बाहर है। जैसे अपन ये जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई भी सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, कुछ भी आप इस चीज़ को नाम दे सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तभी उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, जैसे एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूंट फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कि जैसे सपोज मेंबर और उनका जो एनजीओ, उनके बीच में भी अगर कुछ हो रहा है, कोई एसोसिएशन है, कोई क्लब है, अगर क्लब कोई सर्विसेज दे रहा है मेंबर को और फॉर कंसिडरेशन है, तब उस पर भी जीएसटी लगेगा, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। ये पहले बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट था, नाउ गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये चीज़ अगर आप बिजनेस के लिए हो चाहे नहीं हो, फिर भी इस चीज़ को सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, पार्ट बी। ओके, एंड देन ये चीज़ आती है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कुछ सर्विसेज या फिर कुछ चीज़ ऐसे हैं जो केसेस जिनमें अगर कंसिडरेशन भी नहीं होगा तब भी उनको सप्लाई माना जाएगा। तो ये मोस्टली शेड्यूल 1 में कवर होते हैं, जैसे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, कि सपोज एक फर्म है जो रन कर रही है बिजनेस पे, उसने आईटीसी वगैरह लिया है, उसने कोई भी एसेट का, तो और उसने 5 साल के अंदर अंदर बिजनेस बंद कर दिया, तब भी अपन को माना जाएगा कि वो जैसे बिजनेस को सेल कर रही है। तो सपोज एग्जांपल के लिए जैसे क्या होता है कि जीएसटी में एक रूल है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप कोई भी एसेट ले रहे हो, वो आप उनको 5 साल तक आप उनको रखोगे अपने पास में,
या मे बी 5 साल तक आप उसको यूज़ करोगे, तभी उस चीज़ का आईटीसी देती है। तो सपोज़ मैंने बिज़नेस किया और मैं 4 ही साल मैंने यूज़ किया, फिर देन मैंने बिज़नेस बंद कर दिया। तो जो 1 साल का जो रिमेनिंग आईटीसी जो मैंने एक्सेस क्लेम किया था, मुझे उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। वो ऐसा माना जाएगा कि मैंने अपने आप को सेल आउट कर दिया। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टेंट पर्सन कि जैसे सपोज़ मेरी कंपनी है, उसका बिज़नेस ऑल ओवर इंडिया में है, तो सपोज़ राजस्थान में एक उनका वेयर हाउस है और दूसरा महाराष्ट्र में है। तो अगर मैं यहाँ से राजस्थान से गुड्स महाराष्ट्र भेज रहा हूँ, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगी और उस पे भी प्रॉपर्ली इन्वॉइसिंग वगैरह कर रहेगी, अपन को सप्लाई मानना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ है कि इनकम टैक्स में जाके वो इंटर ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहाँ से ऑफसेट हो जाएगा, तो वहाँ पे उस चीज़ को सेल नहीं माना जाएगा या एज ए मतलब रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज होगा। बट फॉर द केस इन जीएसटी अपन उनको सप्लाई माने जाएंगे और अपन इधर आईटीसी सेल इन्वॉइस इशू करेंगे राजस्थान वाले और महाराष्ट्र वाले उधर उसे इसको क्लेम करेंगे एज आईटीसी। और सपोज एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है कोई गिफ्ट वगैरह और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तब भी उस चीज़ को सप्लाई माना जाएगा। अगर उससे कम है तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। इसमें जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा इज अ डिफरेंट थिंग। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात है। सपोज सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सपोज एक प्रिंसिपल है उसका कोई एजेंट है, तो सपोज एक फ्रिज वाला प्रिंसिपल है उसका एजेंट है, तो सपोज प्रिंसिपल ने गुड्स वगैरह एजेंट को दे देगी, जो जो भी तू सेल आउट कर अपने नाम पे, इसमें जो भी इन्वॉइसिंग वगैरह उसने वो अपने नाम पे करेगा। तो उसने सिंपली सेल किया उस एजेंट को और एजेंट ने थर्ड पार्टी को सेल किया अपने नाम पे, एजेंट के नाम पे। तो ये सप्लाई मानी जाएगा, प्रिंसिपल टू एजेंट इन्वॉइसिंग होगी, देन एजेंट अलग जो भी होगा कस्टमर उसको इन्वॉइसिंग करेगा, तो लूप में चलेगा। पर सपोज एक एग्जांपल होता है उसमें प्योर एजेंट होता है, उसमें क्या करता है कि एजेंट गुड्स परचेज नहीं करता, वो प्रिंसिपल के भी आप पे भेजता है, तो वहां पे प्रिंसिपल एंड एजेंट में वो चीज़ सप्लाई नहीं माना जाएगा और डायरेक्टली प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को इन्वेस्ट करेगा। ये चीज़ है कि सपोज अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया से और वो रिलेटेड पार्टी से है एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उस चीज़ को सप्लाई माना जाएगा। तो जैसे एक ये चार्ट है, इसको आप क्लियरली आप इसी से समझ सकते हो कि क्या होता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। और अगर विदाउट कंसिडरेशन और आपसे रिलेटेड पार्टी है, तब भी उस चीज़ को सप्लाई माना जाएगा। इफ इन केस कि वो आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो और आपके रिलेटेड पार्टी भी नहीं, तो उस चीज़ को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके। देन ये कोई एक लिस्ट है जिसमें बता रखा है स्पेसिफिकली कि गुड्स और सर्विसेज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफर टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल इन गुड्स अंडर एग्रीमेंट वगैरह, अगर ये कुछ भी हुआ है तो उस चीज़ को गुड्स माना जाएगा। और अगर मैंने किसी को राइट ट्रांसफर किया है तो उस चीज़ को सर्विसेज माना जाएगा, जैसे राइट अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन देम, कि जैसे मैंने उसको यूज़ करने के लिए दे दिया या थोड़ा टाइम के लीज पे दे दिया, तो उस चीज़ को सर्विस माना जाएगा, उसको गुड्स नहीं माना जाएगा। तो ये बर्फिकेशन है जो थोड़ा इजी रहे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में अगर मैं लीज पे दे रहा हूँ, टेनेंसी, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, तो ये सर्विसेज है। लीज लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस कमर्शियल होली और पार्टली, तब भी ये चीज़ सर्विसेज आती है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड इट ऑन अदर गुड्स, तब भी सर्विसेज, उसको गुड्स नहीं माना जाएगा। ये काफ़ी कंफ्यूजन था प्रीवियस एक्ट्स में, तो इसमें इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को क्लियर किया कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, goods forming part of business assets are transferred, disposed by under direction of person carrying a business, so as no longer to form a part of these assets, तो उसको गुड्स माना जाएगा। और सपोज कुछ ऐसा है जो भी मतलब उसने गुड्स वगैरह कि गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज एनी पर्पस अदर देन बिजनेस डायरेक्शन पर्सन कैरिंग अ बिजनेस, तो उसको सर्विसेज मान रहा है। तो इसमें लिस्ट इस हिसाब से होता है। अब रेंटिंग ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी रेंट वगैरह मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग वगैरह आप उसको रेंट पे दे रहे हो तो उसको सर्विसेज माना जाएगा। टेम्परेरी ट्रांसफर और इंजॉयमेंट, उसको भी उसने सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। कुछ लिस्ट है अब इसमें,
कंपोजिट सप्लाई होती है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल, उसको भी सर्विसेज माना जाएगा। ये सपोज एक लिस्ट है जो नोर गुड्स और नोर सर्विसेज, इन दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा, ये जीएसटी के स्कोप पे नहीं है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को सर्विसेज दे रहा है तो उसके भी यहाँ पे उसको सैलरी मिल रही है, तो वो इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होगा, उस पर जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश अंडर, कोई भी कोर्ट वगैरह है, कोई भी ट्रिब्यूनल वगैरह है, अगर वो कोई सर्विसेज दे रहा है उसके बिहाफ पे कुछ फीस वगैरह चार्ज कर रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी और अदर लोकल अथॉरिटी, तो उन पे भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोजीशन इन द प्रेसिडेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कैपेसिटी, तो मतलब उसके जो भी आसपास उनको सर्विसेज दे रहा है उस पर जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। ये चीज़ है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, जो भी कोई होता है कि जैसे सपोज किसी का अंतिम संस्कार आप उसको कह सकते हैं, तो उनको उन पे भी कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं आएगा, वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएगा, तो उन पे कभी जीएसटी लगने की बात ही नहीं आएगी। सेल ऑफ लैंड, लैंड पे जीएसटी नहीं लगता बट बिल्डिंग पे जीएसटी लगता है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता, मूवेबल पे लगता है, ये अपन आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। एक्शनेबल क्लेम्स लाइक मनी, चेक्स, ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड मार्केट, इन पे जीएसटी नहीं है, ये चीज़ अपन आगे जाके देखेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर, जैसे सपोज मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैंने चाइना से माल लेके और हांगकांग भेज दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो मैंने इंडिया की टेरिटरी में जिसको गुड्स को एंटर नहीं करना दिया उससे पहले उसको बाहर सेल आउट कर दिया। ठीक है। सप्लाई ऑफ वेयर हाउसेज फ्रॉम एनी अदर वन पर्सन क्लियरिंग फ्रॉम होम कंजप्शन, जब जैसे मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ तो जिसको माना जाएगा। ठीक है। तो आज ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई अपन नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप waiting and keep studying. Thank you.